स्टूडेंट्स, आई होप ये कंप्लीट कोर्स आपको समझ में आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमेशा बच्चों के लिए एक सरदर्द बना रहता है क्योंकि अच्छे से समझ में नहीं आता है। मैं इस टॉपिक के 2 वीडियोस बनाने वाला हूं। ये पार्ट 1 है और इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा। लेकिन क्या ये 2 वीडियोस में कंप्लीट टॉपिक कवर हो सकता है? क्या आप सबकी क्वारीज जो आएंगी, जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब आप करते हैं, जब बुक लेके बैठेंगे, क्या वो सारे के सारे इन 2 वीडियोस में सॉल्व हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या तरीका है उन्हें सॉल्व करने का? किस तरीके से सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 2 वीडियोस में? कंप्लीट डिटेल करने के बाद कैसे सॉल्व हो सकते हैं? इन सबका जवाब आपको धीरे धीरे मिलेगा। फिलहाल अगर आपने ये कोर्स ले लिया है, मेरी चैनल के जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर ली है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप इस मेंबरशिप को ले लें, जिससे कि कंप्लीट वीडियो आपके सामने आ जाए। कुछ वीडियोस आपके लिए पब्लिक करी जाएगी, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो कि मेंबर्स ओनली के लिए होंगी। तो अगर आपको कंप्लीट वीडियोस देखनी है इस कोर्स की, तो आपको क्या करना होगा? आपको चैनल पे, जो ये चैनल है या इस भी वीडियो पे होगा या कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, एक जगह ज्वाइन लिखा होगा। जहां पर ज्वाइन बटन है, आप क्या करिए, वहां पर क्लिक करिए और 89 रुपीज की पेमेंट करिए। देन आप इस चैनल पे एक एज अ मेंबर आप बन चुके हैं और सारी ही वीडियोस आपके लिए ओपन हो जाएगी। मैंने सारी वीडियोस मेंबर्स के लिए ओपन कर रखी है। अगर आपका कोई कोर्स इस चैनल पर नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेल करके अपने कोर्स के बारे में डिटेल बताएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेल आईडी भी दी है आपको, ये सामने स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, मेल आईडी पे मेल करना है, लेकिन मेल में कंप्लीट जो डिटेलिंग मैं चाहता हूं उतनी तो दीजिए, और एक्स्ट्रा भी कुछ चाहते हैं आप मैसेज करना तो मेरे को कंप्लीट समझाइए, यूनिवर्सिटी का नाम, अपने कोर्स का नाम, सब कुछ। अगर मेरे से पॉसिबल होगा और मेरे पास टाइम भी होगा तो मैं आपके लिए वो प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दूंगा जो स्पेशली आपके कोर्स की होगी। फिलहाल ये जो कोर्स है, इस कोर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कई सारे कोर्स में पैरेलली मिलता है आपको और बहुत से दर्द करता है। हम बेसिक्स टू एडवांस तक चलेंगे, जैसा मैंने बताया। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम चलते हैं इसके बेसिक पर। बेसिक का मतलब कि कैसे ये, इस टॉपिक का क्या मतलब है, क्या कैसे ये किया जाता है, इसके बेसिक्स क्या हैं, इस सब चीजों को हम पहले डिटेल कर लेते हैं। आफ्टर दैट इस क्वेश्चन पे आते हैं। देन उसके बाद आप जाएंगे कहां? आप जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और इसकी एक्सरसाइज वाइज जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो करेंगे। जब वो कर लेंगे उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के पास, जो इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन होगा। जो इसका अपग्रेड वर्जन है उसमें क्या होगा, ये जो टेबल बना के दे रखी है, जो अब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी दे रही है, वो ये टेबल बना के भी दे सकती है, और हो सकता है कि टेबल बना के ना दे, स्टेटमेंट में लिख के दे, आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम इसका बेसिक। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, टॉपिक का नाम है द लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ये टॉपिक जो है इसको हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे आप। द लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल इन इकोनॉमिक्स इज नेम्ड आफ्टर वेस्ली लियोनटिफ, who received the Nobel Prize in Economics in 1973। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो लियोनटिफ नाम आया है, ये एक व्यक्ति का नाम है, सरनेम है बेसिकली उसका, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1973 में। दिस मॉडल गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी इन विच इट इज एज्यूम्ड दैट व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है इसमें कि इस मॉडल के थ्रू ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोड्यूस होगा उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा, और इसी के तहत ये आइडियल मॉडल बना था। अब उसके बाद इसमें इसको समझाया है, थोड़ा और अच्छे से समझाया है, दैट इज प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू कंजम्पशन।
यानी कि जो प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल्स होगा, कंजम्पशन के। जितना प्रोड्यूस किया उतना कंज्यूम किया। और एक और वर्ड्स में समझाया आपको, इन अदर वर्ड्स, इनपुट इक्वल्स आउटपुट्स। अब इनपुट किसे बोला है यहां पर स्टूडेंट्स, ये इनपुट जो है ये बोला है यहां पर प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन। और आउटपुट किसे बोला है यहां पर, यहां आउटपुट जो है ये है कंजम्पशन। तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो इनपुट है और कंजम्पशन जो है वो आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या बताता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लियोनटिफ मॉडल्स, क्लोज मॉडल एंड ओपन मॉडल। यहां पर याद रखना, एक क्लोज मॉडल दिया था लियोनटिफ ने और एक ओपन मॉडल दिया था। आगे यहां पर क्लोज मॉडल के बारे में कुछ बताया है। इन दिस मॉडल द एंटायर प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय दोज हुज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन, यानी कि वो जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन आप करेंगे वो सारा का सारा प्रोडक्शन जो होगा वो कंज्यूम कर लिया जाएगा। और कौन कंज्यूम करेगा, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में। जैसे कि अगर मान लीजिए पहले के टाइम की बात बताते हैं हम यहाँ पर, अब ये चीजें बहुत कम हो गई हैं और है तो इंडिविजुअल बेस्ड पर है। पहले क्या होता था कि जो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, अब इसमें कुछ बेसिक जो है क्या होती थी, यहां पर खेती होती थी, यहां फसल उगाई, और इसमें जब फसल उगाने के बाद जो भी मिलता था, कटाई करने के बाद जो भी आपके पास मिलता था वो सारा का सारा कंज्यूम कर लिया जाता था एक फैमिली के द्वारा। अब स्टूडेंट कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर किसी की लैंड है और उस लैंड में उसने जो भी फसल उगाई है, मान लीजिए गेहूं की फसल उगाई है, तो सारा का सारा गेहूं का आटा बनाने के बाद एक फैमिली कैसे कंज्यूम कर लेगी। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट फैमिली का, क्योंकि उस समय फैमिली आज की फैमिली की तरह नहीं होती थी कि फैमिली में सिर्फ दादा दादी हो है या फिर पापा मम्मी ही हैं, तो ऐसा नहीं होता था। फैमिली में सारा पूरा कुनबा होता था और सारे के सारे जो हैं वो प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें शामिल होते थे। ये एग्रीकल्चर की बात ही नहीं है, उसके अलावा और भी सेक्टर्स जो थे उसमें पूरी फैमिली जो जॉइंट फैमिली थी, चाचा चाची बुआ मौसी सब के सब पूरे एक ही कुनबे में एक कुनबा होता था और वो पूरा का पूरा कुनबा इसे कंज्यूम कर लेता था। तो यहाँ पर क्लोज मॉडल जो दे रखा है ये इसी कॉन्सेप्ट पर है। या किसी के पास फैमिली है तो छोटी लैंड है, तो छोटी लैंड के लिए भी क्लोज मॉडल जो है एप्लीकेबल था। तो इसका मतलब जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वही कंज्यूम कर लिया जाता है। कहता है ऑब्जेक्टिव इन दिस क्लोज मॉडल इज टू फाइंड द रिलेटिव इनकम ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इन देयर सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, नाउ इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप देखिए कि इसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का क्या मतलब है भाई, इस स्टार का मतलब समझाया यहाँ नीचे। द क्लोज मॉडल हैज बीन डिलीटेड एज पर द न्यू गाइडलाइंस, यानी कि आपको ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ओल्ड 10 ईयर या सैम्पल पेपर्स परचेज कर लेते हैं और उसमें क्लोज मॉडल है। तो क्लोज मॉडल जो है वो आपके न्यू गाइडलाइंस जो इशूड हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उसमें डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली ये मॉडल बहुत कम कोर्सेज में है और जिस कोर्सेज में भी है वो अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे करा जाएगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो जिसने ओपन मॉडल पढ़ लिया उसे क्लोज मॉडल भी समझ में आ जाएगा, अगर न्यूमेरिकल से डील करना पड़ेगा। ओके, नाउ हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे, किस पर फोकस करेंगे, हम ओपन मॉडल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी में लिखा भी था कि जो उनकी गाइडलाइन थी, जो उनका सिलेबस था उसमें लिखा था कि वो सिर्फ लियोनटिफ इनपुट आउटपुट में ओपन मॉडल देने वाले हैं। और वैसे भी अगर ओपन मॉडल आपने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स तो क्लोज मॉडल भी आपको आ जाएगा। मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो समझा दूंगा क्या है। कहता है इन दिस मॉडल सम ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय दोज हु प्रोड्यूस्ड इट, यानी कि इस जो मॉडल में, ओपन मॉडल में कुछ चीजें यानी कि जो प्रोड्यूस की गई है उसे कंज्यूम कर लेते हैं कौन, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड
बाय एक्सटर्नल बॉडीज, यानी कि बाकी बचा हुआ जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो सारा प्रोडक्शन जो है, जो बचा हुआ है, रिमेनिंग जो है, उसे एक्सटर्नल बॉडीज प्रोड्यूस करती है, कंज्यूम करती है। सच एज, कौन कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स, जैसे हम सब, है ना, गवर्नमेंट करती है, एंड सो ऑन। तो यहां पर इसमें समझाया है कि ओपन मॉडल में और क्लोज मॉडल में एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेसिक सा? वो डिफरेंस है कि यहां पर कि कुछ आइटम तो प्रोड्यूस जो करते हैं वो कंज्यूम करते हैं और बाकी बचा आइटम एक्सटर्नल बॉडीज कंज्यूम कर लेती है। ओके, नाउ आगे लिखा है द ऑब्जेक्टिव इन दिस ओपन मॉडल, और इस ओपन मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नीडेड टू मीट अ फोरकास्टेड डिमांड, यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो प्रोडक्शन जो है वेरी करेगा, चेंज करता रहेगा, है ना, और इसी हिसाब से जो उसका आउटपुट है वो भी वेरी करेगा। अब वो कैसे चेंज होगा ये हम न्यूमेरिकल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बदलेगी उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? आउटपुट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। यही ऑब्जेक्टिव है इसको समझाने का। कहता है व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नीडेड टू मीट द करंट डिमांड इज नोन, तो कहता है हमारा मेन पर्पस क्या है? जो करंट डिमांड होगी, जो भी करंट डिमांड होगी, उसको मीट यानी कि उसको मैचअप करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि हमें कितने प्रोडक्शन की जरूरत है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये छोटी सी ये 3-4 लाइन के मीनिंग ने आपको ओपन मॉडल का बेसिक समझाया। अब ओपन मॉडल को क्या बोला जाता है? जनरल ओपन मॉडल, ओपन लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल कैन बी डिस्क्राइब्स एज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सपोज देयर आर एन इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी, हमने एन इंडस्ट्रीज बोली है, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा तो एन नहीं आएगा, उसमें 2 इंडस्ट्रीज होंगी और यहाँ पर 3 इंडस्ट्रीज होंगी, यानी कि 2 या 3 इंडस्ट्रीज ही होंगी। एन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपकी क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यानी कि 2 इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 इंडस्ट्रीज हैं या फिर 3 इंडस्ट्रीज है। ईच इंडस्ट्री प्रोड्यूस सम ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और हर एक इंडस्ट्री कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, विच आर पार्शली कंज्यूम्ड इंटरनली। इंटरनली कंज्यूम करने का मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रही है उसको भी वो कंज्यूम करेगी, उसको ऑफ कहता है। और इंडस्ट्रीज वाइल द रेस्ट, और जो बचा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, वो यूज करेंगे कंज्यूमर्स। कौन कौन है यहाँ पर? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड सो ऑन, ऊपर लिखा ही है। और इसी को बोला जाएगा, कहता है सो ऑन फॉर फाइनल यूज कॉल्ड फाइनल डिमांड। और फाइनल यूज का मतलब हो गया कि 2 टाइप की डिमांड होगी, एक इसमें डिमांड के नाम से आएगा डिमांड, और एक होगा फाइनल डिमांड, फाइनल डिमांड। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि फाइनल डिमांड और डिमांड में डिफरेंस क्या है। तो यहां समझा दिया है डिमांड क्या होगी, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो कंज्यूम करते हैं तो ये उनकी डिमांड कहलाएगी, लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द बॉडीज है, जैसे कि यहाँ पर हाउस होल्ड दे रखा है या गवर्नमेंट दे रखा है, अगर ये प्रोड्यूस डिमांड कर रहे हैं यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं तो इन्हें बोला जाएगा फाइनल डिमांड। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा 100 आइटम प्रोड्यूस हुए, 100 आइटम में से 20 आइटम जो है वो इंटरनली कंज्यूम हो गए, तो इसे बोला जाएगा डिमांड। लेकिन उसके अलावा जो बचा हुआ है वो 80 आइटम जो हैं वो प्रोड्यूस करे एक्सटर्नल बॉडीज ने, यानी कि ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने वो प्रोड्यूस किया ही नहीं था। ये 20 तो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है उन्हें मिला, और 80 जो है क्या मिला है? जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। इसे बोला जाएगा फाइनल डिमांड। याद रखना, फाइनल डिमांड अलग है, डिमांड अलग है, ये बेसिक्स है, इसको समझना है। उसके बाद बहुत सिंपल है, हालांकि मैं इसे नहीं डिटेल करूंगा। ये इनपुट आउटपुट टेबल दे रखी है, किस तरीके से है ये समझा जाएगा। इसे यहाँ ऊपर जो लिखा जाता है कॉलम वाइज, इसे कॉलम कहते हैं, कॉलम वाइज लिखा जाएगा, इसे इनपुट कहेंगे, और रो वाइज जो लिखा जाएगा इस तरीके से उसे आउटपुट बोलेंगे, आउटपुट। ओके,
तो क्या है इनपुट, क्या है आउटपुट, इसको हम अच्छे से समझेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो, क्योंकि इसमें भी समझाना आसान है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। इसकी डिटेलिंग भी नीचे लिखी हुई है, लेकिन इसे मैं नहीं समझा रहा क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जाम में इससे रिलेटेड ऐसा नहीं कि आपको ये मॉडल समझाने के लिए पूछेगा, हमें क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, हमें यहाँ पर 2 इंडस्ट्रीज दे रखी होगी या फिर 3 इंडस्ट्रीज दे रखी होगी, तो हम फोकस करेंगे 2 इंडस्ट्रीज और 3 इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पर देखो इंडस्ट्रीज 1 2 ऐसे करते 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 n इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर भी देख सकते हो n है, n नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। लेकिन आप चाहें तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ये इसकी डिटेलिंग है और मैं जो समझाऊंगा वो भी इसी का ही एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे यहाँ पर इसको समझने के बाद एक बेसिक चीज समझाई गई है, और वो समझाई क्या गई है, वो है यहाँ पर ये क्या है, हॉकिन-साइमन कंडीशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं क्वेश्चन में ही डिटेल करूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इजी है कि हॉकिन-साइमन ने 2 कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन आपके सामने ये है, ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या लिखा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए, एक मैट्रिक्स बनेगी और i में से a को घटाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। याद रखना ये डिटर्मिनेंट का निशान होगा यहाँ पर। इसी तरीके का एक निशान होता है, ऐसे ही लिखते हैं, उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, और इसी तरीके का निशान होता है, इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। दोनों में कोई देखने में अंतर नहीं है। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है, यानी कि ये जो अब वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो यहाँ पर हॉकिंस-साइमन कंडीशन जो कहती है वो ये कहती है कि अगर डिटर्मिनेंट कुछ भी आएगा तो वो लियोन्टिफ मैट्रिक्स का हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर नेगेटिव आ जाए कभी तो कह देंगे ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं है, वहीं क्वेश्चन छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो इसको घटाने के बाद आएंगे वो आएंगे a11 a12 ऐसे करते करते आएंगे। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी, वहां पर होता है a11 a22 a33, इस तरीके के जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है ये ऑलवेज, यानी कि a11 हमेशा जो है लेस देन 1 होने चाहिए, 1 से छोटे होने चाहिए, और पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि शुड बी ऑल पॉजिटिव्स, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और 1 से छोटे होंगे। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि 0 से तो बड़े होंगे, 0 से तो बड़े हैं तभी तो वो पॉजिटिव है, लेकिन 1 से छोटे होंगे, 1 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और इजी भी है, मैंने आपको जैसा बताया था। आई होप आपको कुछ बेसिक बैकग्राउंड पता लगा, आपको पता लगा लियोन्टिफ ने 2 मॉडल इंट्रोड्यूस करे थे, एक क्लोज मॉडल और एक ओपन मॉडल। ये क्वेश्चन ओपन मॉडल का है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको समझने के लिए मैंने जो चूज किया है, मैं वही क्वेश्चन चूज करता हूं जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाए। तो ये इजी क्वेश्चन है और समझ में भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता लग गया क्लोज और ओपन मॉडल है। ये ओपन मॉडल का क्वेश्चन होगा, कैसे पता लगेगा, देखने से सर कैसे पता लगेगा ये ओपन मॉडल है या क्लोज है, तो मैं बता देता हूं। जो क्लोज मॉडल का क्वेश्चन होगा उसमें ये फाइनल डिमांड जो है ये नहीं होती थी पहले जब हम सिलेबस में बच्चों को कराते थे। फाइनल डिमांड नहीं होगी, मतलब कंज्यूमर है जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स हैं, और वो अगर कोई चीज की डिमांड करते हैं तो ये वाला सेक्शन नहीं होता। अब है तो ऑफ कोर्स हम इसको ओपन मॉडल में कंसीडर करेंगे, क्लोज मॉडल में नहीं। चलो इसको समझते हैं, पहले समझते हैं कि क्या क्या नाम है इनके। क्वेश्चन क्या है पहले उसे समझते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है गिवन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स फाइंड द ग्रॉस आउटपुट। आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रॉस आउटपुट बोला है इसने, टू मीट द फाइनल डिमांड, जो कि ऐसा ग्रॉस आउटपुट आपको फाइंड करना है जो कि इस फाइनल डिमांड को मैचअप करे या मीट करे। और फाइनल डिमांड क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है फाइनल डिमांड में 200 यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड 800 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, फाइनल डिमांड ऑलरेडी मेंशन है, वो है 100 यूनिट्स और 400 यूनिट्स, लेकिन ये कह रहा है कि अब फाइनल डिमांड बदल गई है और नई फाइनल डिमांड हो गई है 200 यूनिट्स और 800 यूनिट्स। अब आपको क्या निकालना है, ऐसा ग्रॉस आउटपुट निकालना है जो इसको मैचअप करे। ठीक है, समझ में आता है।
तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं लिखा क्या है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में क्या लिखा है, उसमें लिखा है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। और परचेजिंग सेक्टर भी कौन कौन कर रहे हैं भाई, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो परचेज भी करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री परचेज भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल बॉडीज भी परचेज कर रही है स्टूडेंट्स, तो यानी कि फाइनल डिमांड भी दे रखी है, ये एक्सटर्नल बॉडीज की परचेज दिखाता है। ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पर कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा अभी आपके सामने, एक मैट्रिक्स बनेगी जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत ज्यादा डिटेल करने वाला हूं, अच्छे से समझना। अच्छा, रटने वाले स्टूडेंट्स बहुत आसानी से रट लेते हैं, चलो मैं बता भी देता हूं आपको ये कितना आसान है। देखिए आप यहां पर लिख लीजिए टोटल आउटपुट, आप यहां पर एक नया कॉलम बना लीजिए टोटल आउटपुट। कभी कभी ये कॉलम आपको मिलेगा क्वेश्चन में, कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा। टोटल आउटपुट क्या, बहुत आसान है, 300 प्लस 600 900 प्लस 100 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। उसके बाद 400 प्लस 1200 प्लस 400 जोड़ेंगे तो 2000 यहां आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आप में से ज्यादातर बच्चे यही करेंगे और करना भी चाहिए, मैं भी यही करूंगा। इस क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मैं भी यही काम करने वाला हूं, क्या कि इस 300 को डिवाइड कर देंगे इस 1000 से टोटल आउटपुट से, फिर इस 400 को डिवाइड कर देंगे इस 1000 से, उसके बाद 600 को डिवाइड करेंगे 2000 से और इस 1200 को डिवाइड कर देंगे 2000 से। ये बन गई आपकी ए मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का एक नाम भी है स्टूडेंट्स, मैं नाम जरूर लिखूंगा यहां पर। इस मैट्रिक्स का नाम है द इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का नाम है इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। और एक और नाम है, एक और नाम मैं जरूर लिखूंगा, ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे नाम से भी कभी कभी आपको परेशान कर देता है वो। तो एक और नाम है और वो नाम है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, तो आपको क्या समझ में आया कि इसे क्या कहा जाता है, इसे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी बोला जाता है और इसी को इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो यूज हो रहे हैं ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये इंडिविजुअल एक एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये सब एलिमेंट्स क्या है, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, इसे एक तो टेक्नोलॉजी कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसे इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर आपको इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट बोल रहा हूं मैं तो क्या होगा, वो ये एलिमेंट्स होंगे। और अगर मैं इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोल रहा हूं मैं तो ये मैट्रिक्स की बात की जा रही है, यानी ये कंप्लीट। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करेंगे, मैं भी खुद ऐसे करने वाला हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, हर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, सर ये हो क्या रहा है, इसको समझाइए। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, एग्जैक्टली ऐसी फिगर तो आने नहीं वाली। हालांकि जो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है जो आया हुआ है फाइनल एग्जाम में, लेकिन हर बार तो रिपीट नहीं करेंगे वो, तो वहां पर तो आपको समझना होगा ना। रट तो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन समझना होगा कि ये इससे डिवाइड कर रहा है और ये भी इससे डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं 300 तो 300 डिवाइड कर रहा है 1000, समझ में आता है। लेकिन जनरल परसेप्शन ये बनता है कि 600 को भी 1000 से डिवाइड कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ 300 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर इस 400 को भी उसी 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। भाई क्यों, ये तो 2000 से डिवाइड होना चाहिए था। जनरल रूल तो यही कहता है हमारा मैथ्स का, लेकिन यहाँ पर कुछ बात ट्रिकी है और इसी के लिए मैंने बोला था कि आपको डिटेल में समझना है, पेन पेंसिल लेके बैठना है और मेरी सारी बात नॉर्मल स्पीड में ही सुननी है। अगर आप सोचते हो मैं तेज स्पीड कर दूं और जल्दी जल्दी सुन लूं तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी भाई। हाँ, अगर आपको पहले से आता है, आपके जो प्रोफेसर उन्होंने लेक्चर दे रखा है, आपको बस रिकॉल करना है अपने आप को, तो ऑफ कोर्स आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक ही वीडियो कराऊंगा, उसमें एक ही क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा।
इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट जरूर आएगा, क्योंकि 2 पार्ट्स में इसको मैं फिनिश करूंगा। सेकंड पार्ट में क्या होगा वो उसी में पता चलेगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में जब भी हो जाएगा तब भी मैं बता दूंगा सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी वेट करिए। देखिए अभी मेरे को ये समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स का नाम बता दिया, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, इसको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अभी लेकिन इसको हम नहीं कर रहे, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और या फिर इसको लगे रह देता हूं, अब यहां पर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां करा देता हूं। और इसको पहले समझते हैं, जाना हमें यही है तो यहीं पर जाएंगे हम, लेकिन समझ के जाएंगे यहां पर, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहां पर, एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो इसने दिया है, इसके अलावा कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स जोड़ेंगे। ये है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती करना, बेसिकली खेती करना, फ्रूट्स उगाना, कोई बागान होगा, ऐसे ही कुछ होगा, या फिर फसलें उगाना, इसे कहते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, आपको समझने के लिए मैंने एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग बनाई है। तो एग्रीकल्चर का मतलब मैं मान लेता हूं कि गेहूं की खेती हो रही है, व्हीट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब व्हीट प्रोडक्शन कैसे होगा, यहां तो इसके क्वेश्चन में यूनिट्स दिया है, लेकिन हम उसको स्पेसिफिक एक यूनिट दे देते हैं। मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में जो इंडस्ट्री है, आपने एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, सेक्टर बोला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर अलग है। तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इस सेक्टर में मैंने कहा कि 300 टन जो है गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, व्हीट प्रोडक्शन। ऐसे एग्रीकल्चर में 600 टन जो है वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है। और एग्रीकल्चर में 100 टन गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है। तो 300 टन, 600 टन और 100 टन, मैं मिटा दूंगा बाद में, अभी लिख देता हूं। तो देखो ये है आपका 300 टन और ये है 600 टन और ये है 100 टन, टोटल जोड़ेंगे तो 1000 टन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिट। एग्रीकल्चर में हम गेहूं प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये यूनिट लिख दी मैंने। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी हो सकती है। चलो मैं इसका एग्जांपल लेने के लिए एक आइडिया ले लेता हूं। मैं इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लेता हूं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का काम क्या है, वो घर बनाएंगे, वो आपके लिए आपकी फैक्ट्री बनाएगी, आपके फैक्ट्री के जो हॉल्स होते हैं बड़े बड़े वो बनाएंगी, कंपार्टमेंट बनाएंगे, रूम्स बनाएंगे। तो चलो मैं रूम ले लेता हूं, यहां पर छोटे छोटे रूम हो सकते हैं, बड़े बड़े हॉल भी हो सकते हैं। अब मैं बदलूंगा नहीं, मैं रूम ले लेता हूं। तो यहां पर मैंने कहा इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसने 400 कमरे बनाए, 400 रूम्स, ये रूम्स है। ऐसे यहां पर ये टन है ना। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्री ने ही, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसने क्या किया, 1200 रूम्स बनाए और 400 रूम्स बनाए। टोटल रूम कितने बनाए, 400 प्लस 1200 प्लस 400 जोड़ेंगे तो उसके रूम बन गए कितने, 2000। तो क्या मेरी बात समझ में आती? देखो ये एग्जांपल से बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी। अगर पूरा ढंग से देखोगे, पहुंचना यहां है, लेकिन कैसे पहुंचे यहां, कैसे इसे डिवाइड कर रहे हैं, एग्जांपल सिंपल है, ठीक है। अब यहां से समझते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी ये कहती है कि एग्रीकल्चर जो है, यानी कि जो गेहूं की खेती हो रही थी, वो क्या कर रहे थे, गेहूं की खेती करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी, बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। ये पूरी की पूरी एक इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, ये स्पेसिफिक एक परिवार की बात नहीं कर रहा, एक फैमिली की बातें नहीं हो रही। एक फैमिली में खेती करी और उसके बाद बस खत्म काम, नहीं, ऐसा नहीं है। खेती करने से काम खत्म नहीं हो रहा है, ये पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो गेहूं उगा रहे हैं, उन लोगों को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? भाई उनको भी तो पेट भरना है। तो जो पेट भरेंगे तो वो किससे भरेंगे? क्या वो ये कहेंगे भाई हम खेती तो गेहूं की कर रहे हैं और लेकिन वो गेहूं को मॉडिफाई करके बना बनू के हम खाते पिज्जा है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खेती गेहूं की कर रहे हैं, हालांकि हम पिज्जा भी खा लेंगे, ऐसा मना नहीं है, लेकिन हम गेहूं भी तो खाएंगे। तो गेहूं क्या बराबर वाले की दुकान से लेके खाएंगे? हमारे पास गेहूं उगा हुआ है, उसे बेचे और बराबर वाले की दुकान से खरीदे? नहीं ना। तो इसका मतलब जो यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज प्रोड्यूस, ये प्रोडक्शन है। तो ये प्रोडक्शन जो कंज्यूम कर रहे हैं वो खुद भी तो कंज्यूम करेंगे। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर में लगे हुए हैं वो सारे के सारे कंज्यूम भी करेंगे। कितना कंज्यूम करेंगे? तो इसने एग्रीकल्चर ने प्रोड्यूस तो किया है 1000 टन, और इस 1000 टन में से 300 टन तो खुद ही कंज्यूम कर लेता है। समझ में आता है? खुद की भी तो जरूरत है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एग्रीकल्चर जो है, जिन्हें प्रोड्यूस किया 1000 टन गेहूं, वो इंडस्ट्री कंज्यूम करती है उसमें से, यानी कि इंडस्ट्री उससे ले लेती है, इंडस्ट्री उससे खरीद लेती है, खरीदने को परचेज कहेंगे। यहां पर ये सेल है, ये सेल कर रहा है। अच्छा, आप कहोगे कोई अपने आप को ही कैसे सेल कर देता? अरे भैया, अपने आप को सेल करने का मतलब ये हुआ, जरा जनरली सोचना कि मेरे पास 1000 टन गेहूं है और 1 टन गेहूं मान लीजिए 100 रुपए का आता है। 1 टन गेहूं मान लीजिए, मैं देखो फिर कह रहा हूं, मान लीजिए 100 रुपए का आता है, सिंपल अमाउंट है इसलिए 100 बोला है। तो 1 टन गेहूं 100 रुपए का आता है और मेरा जो जो पूरी इंडस्ट्री में जितने लोग काम पे लगे हुए हैं पूरे के पूरे सेक्टर में, तो अगर वो 300 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, खाने के लिए चाहिए, तो बेटा उन्हें 300 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करके तभी उतने ही हिस्से का तो खा पा रहे हैं ना, उतने पैसे का खा रहे हैं। चाहे मैं अपने आप को पैसे नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर बाहर से खरीदते तो पैसे मिलते ना। तो इस बात को ऐसे कनेक्ट करिए कि अगर यहां सेल हो रही है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 300 टन सेल किया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने, यहां से देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर से 300 टन परचेज किया, इसने इससे परचेज किया और इसने उसे सेल किया। चलो इसे दोबारा करते हैं ताकि समझ में आए। एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडस्ट्री सेक्टर को यहां से गए सेल किया, कितना सेल किया? 600 टन। वहां से आते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर ने परचेज किया, इन्होंने खरीदा, किससे खरीदा? एग्रीकल्चर सेक्टर से, कितना? 600 टन। अच्छा, 300 और 600 टन खरीद लिया है, प्रोड्यूस हुआ है 1000 टन, अभी भी 100 टन बचता है। वो 100 टन जो है गवर्नमेंट परचेज करेगी या फिर कंज्यूमर्स, हम जैसे एक्सटर्नल जो बॉडीज में है, जो प्रोडक्शन में नहीं लगे हैं, वो कंज्यूमर्स 100 टन खरीदते हैं। इसी को फाइनल डिमांड बोला जाता है। क्लियर है बात? बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से यहां आते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री में कहा गया है कि 400 रूम बनाए गए, यानी कि इसने सेल किए 400 रूम। अच्छा, क्यों बनाए गए भी? जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर में थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें जरूरत थी, उनके पास जो गेहूं था वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करते ही मार्केट में हाथों हाथ बिक गया, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब उन्हें उसे स्टोरेज के लिए चाहिए ना। मान लेते हैं कि उन्हें स्टोरेज के लिए कमरों की जरूरत थी, तो उसके लिए उसे किस सेक्टर के पास जाना पड़ा? उन्हें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमारी है इस सेक्टर के पास जाना पड़ा। इनसे कहा गया भाई हमें 400 कमरों की जरूरत है, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 400 कमरे सेल कर देते हैं। अच्छा, यानी एग्रीकल्चर ने कितने परचेज किए? 400 कमरे। जो इंडस्ट्री यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर थे इंडस्ट्री में जो लगे हुए थे, उनको भी तो चाहिए कमरे, उनको भी तो चाहिए फैक्ट्री, उनको भी तो चाहिए हॉल, किसी भी नाम से पुकार लो आप। तो यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर ने सेल किए 1200 कमरे। किसको किए? इंडस्ट्री सेक्टर को। खुद के लिए भी तो सेल चाहिए ना। समझ में आता है? ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसमें एक्सटर्नल बॉडीज जो भी होंगी उनके लिए जो है कितने कमरे बनाए? 400 कमरे। टोटल कमरे कितने बने? 2000 कमरे बने। बात क्लियर है? समझ में आती है? अब इसको इस मैट्रिक्स से कैसे जोड़ते हैं, तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि लीनियर इक्वेशन मैं बनाऊंगा और लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कनेक्ट कर दूंगा। लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा और उसे मैट्रिक्स में कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं कि सर लीनियर और मैट्रिक्स तो मैच नहीं कर रही, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो मैंने बनाई है और वो है कंक्लूजन मैट्रिक्स, कंक्लूजन मैट्रिक्स का कंक्लूजन। उसमें मैंने सिंपल ये बताया है कि लीनियर इक्वेशन जो आप पहले पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, 9th में 10th में, और मैट्रिक्स जो आपने 12th में पहली बार पढ़ा था, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आया है, तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं। हालांकि आसान है, आपको इससे पहले भी पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो मैट्रिक्स की जो वीडियो है वो देख लेना, कंक्लूजन वीडियो के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा अगर आपको लगता है देखनी चाहिए, वरना मेरे हिसाब से तो मत देखो, मैं यही सब कुछ समझा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एक नाम आता है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस नाम को मैं लिखता हूं यहां पर। वो नाम है आपके सामने, यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। वो नाम है पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। यहां मैंने इसलिए लिखा है, ऊपर मैं करके दिखाऊंगा क्या है ये। क्या लिखा है मैंने? पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। पर यूनिट यानी कि एक यूनिट के आउटपुट की वर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको किताबों में मिल जाएगी लिखी हुई, यहां मैं समझाने वाला हूं और इसी से बनेगी ये मैट्रिक्स। क्या कहा है मैंने, जरा समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि 300 टन एग्रीकल्चर को 300 टन जो है वो चाहिए था गेहूं। कितना? 300 टन जो है रिक्वायर था, ऐसे लिख देते हैं रिक्वायर, है ना, व्हीट
4 300 टन वीट की रिक्वायरमेंट थी। भाई 300 टन वीट क्यों दे रहे हैं हम उसे खाने को? जो हमारे पास लेबर काम कर रही है या फिर जो भी फार्मर्स या किसान है वो काम कर रहे हैं, उन्हें 300 टन खाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्यों खाना है? क्या जरूरत है उन्हें इतना टन गेहूं देने की? क्योंकि वो प्रोड्यूस कर सके 1000 टन। फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप काम करने जाते हैं तो उसके लिए जो बेसिक नीड है आपको खाना है। आपको सर प्रोड्यूस वो कर रहा है 1000 टन खा रहा है 300, तो जरा इसे कनेक्ट करो ना, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्हें 300 टन में ओवरऑल बता रहा हूं कि सभी को इतनी रिक्वायरमेंट है, 300 टन गेहूं कंज्यूम करेंगे वो। लेकिन कारण क्या है ऐसा करने का? क्योंकि वो 1000 टन गेहूं प्रोड्यूस कर सके। तो इसको खाने का कारण ये है, कंज्यूम करने का कारण ये है ताकि वो 1000 टन जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो कितना सिंपल हो गया। अगर मैं इसे कहूं 1 टन को प्रोड्यूस करने के लिए उसे कितने गेहूं कंज्यूम करने पड़ेंगे, तो यहां पर लिखा है 300 बटे में 1000 टन, ये इतनी रिक्वायरमेंट है उसे। याद रखना ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसमें पॉइंट्स में भी वैल्यू आएगी और फ्रैक्शन में भी आएगी, लेकिन मैथमेटिकली ये ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। क्या बोला कि 300 टन की रिक्वायरमेंट है, क्यों? इतना कंज्यूम, इतना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम, ताकि इतना हम प्रोड्यूस कर सके, प्रोड्यूस। और मैंने कहा 1 टन प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर, तो कितने जरूरत पड़ेगी? तो पड़ेगी 300 बटे 1000 की। 2 टन प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पर 2 से, इधर भी मल्टीप्लाई 2 से, ऐसे यहां पर भी, ऐसे यहां पर भी। 3 टन प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो कितने की जरूरत पड़ेगी? तो 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही जितना प्रोड्यूस मुझे करना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है? चलो दोबारा से रिपीट करते हैं। 300 टन कंज्यूम करने के लिए 1000 टन की जरूरत थी। ऐसी अगर इसकी बात करूं या फिर पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो अगर 400 टन प्रोड्यूस करना है, 400 टन, टन नहीं यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 400 रूम अगर बनाने हैं हमें, 400 रूम की कंजम्पशन है, इतनी कंजम्पशन है, इसको जरूरत है इतनी 400 रूम। लेकिन 400 रूम जब उसे जरूरत है 400 रूम की, 400 रूम वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन काम क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर को 300 टन गेहूं खाना था, एग्रीकल्चर सेक्टर को 400 रूम भी चाहिए थे। 400 रूम किस लिए चाहिए थे? उसे चाहिए थे ताकि वो 1000 टन प्रोड्यूस कर सके। सोचो, दिमाग लगाओ कि इतने उसको वीट चाहिए थे, इतने उसे रूम चाहिए थे। कारण, इतने रूम का क्या कारण था? ताकि वो प्रोडक्शन कर सके 1000 टन गेहूं का। अब थोड़ी बातें कनेक्ट कर रही है। हाँ सर, समझ में तो आया कि 400 रूम जो है वो इसलिए चाहिए था ताकि इतना वो प्रोड्यूस कर सके। तो 1 टन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं कंपेयर करूं बाय मैथमेटिकली, तो कितनी की जरूरत पड़ेगी? इतने रूम की। आपको तो सर 0.4 रूम होते नहीं है लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस इज मैथमेटिकल टर्म और बहुत इजी है। दिस टर्म इज कॉल्ड पर यूनिट वर्थ ऑफ आउटपुट। इस पर तो बहुत कुछ बेस बना हुआ है। 1 यूनिट का आउटपुट बता दिया, इतनी वर्थ लगेगी। अगर मैं यहाँ पर इधर अगर मैं मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो इधर भी 100 से करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो जितना आएगा, कितना आएगा देखिए जरा, 100 से मल्टीप्लाई 3 जीरो से 1 2 3, तो 40 रूम, यानी कि 100 टन प्रोड्यूस करना है 40 रूम, 500 टन प्रोड्यूस करना है फिर उतने रूम, ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट वर्थ आपको समझ में अब आती है। ठीक है, इसे नहीं काट रहा मैं, ओके, पर यूनिट वर्थ वही लिखा है यहाँ पर यूनिट। इसी तरीके से आगे भी कर लेते हैं। 600 टन, इंडस्ट्री को 600 टन प्रोड्यूस करना है, 600 टन। और अगर मैं कहता हूं 600 टन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी थी? ये 600 टन इसे क्यों चाहिए था? क्यों खाना चाहता है इतना सारा गेहूं? क्योंकि वो 2000 कमरे बना सके। वो सारी लेबर जो है 2000 कमरे, वो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, याद रखना है, सब मैंने एज्यूम करवाया आपको। तो 2000 रूम्स बना सके, इसलिए उसे 600 टन। अब ये यूनिट और ये यूनिट कभी मैच करती नहीं है। जैसे यहाँ पर दे रखा था कि 400 रूम है और यहाँ दे रखा था 1000 टन है, ये यूनिट कभी मैच करती नहीं है, इसीलिए एक पर यूनिट वर्थ निकलती है। 1 रूम को बनाने में उसे कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? उसे कंज्यूम करना है 600 बटे में 2000 टन, यानी कि इस हिसाब से। अब ये जब रेशो में आ जाता है तो टन की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से आगे करते हैं, लास्ट और कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, हाँ जी। तो अब बात करते हैं लास्ट वाले की। 1200 कमरे बनाने के लिए
1200 कमरे कंज्यूम करने हैं उसे, 1200 कमरे खुद के लिए चाहिए। तो ये खुद के लिए क्यों चाहिए भाई, क्यों मांगेंगे कमरे, ताकि वो 2000 कमरे बना सके, 2000 रूम्स बना सके। और एक रूम बनाने के लिए उसे कितने की जरूरत पड़ेगी, 1200 अपॉन में 2000। चीजें बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल है। ओके, तो यहां से कुछ बेसिक चीजें निकल के आई, जैसे कि 300 बटे 1000, 400 बटे 1000 और 600 बटे 2000 और 1200 बटे में 2000। ये बेसिक चीज निकल गई। अब इसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे सर, ये क्या है। और उसके बाद मैंने एक और चीज लिखवाई थी आपको, क्या मैंने लिखवाया था, x = ax + d। ये अगर नहीं लिखवाया तो अभी लिखवा दिया है। इससे कंपेयर करके, इससे, ये लीनियर इक्वेशन है, इससे कंपेयर करेंगे, लीनियर बनाएंगे, लीनियर से फिर हम क्या बनेंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। उसके बाद ये मैट्रिक्स की फॉर्म इसमें कन्वर्ट। चलो पहला तो हमें ये वैल्यूज मीनिंग, ये वैल्यूज का मीनिंग समझना है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 300 बटे 1000 में अगर मैं 1000 की मल्टीप्लाई करा दूं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। यानी 1000 की मल्टीप्लाई हो सकती है, तो यहां पर भी 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेसिकली कह मैं ये रहा हूं कि 1000 टन प्रोड्यूस करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 300 बटे 1000 टन चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर भी 1000 की मल्टीप्लाई करा दूं तो ऑफकोर्स क्या भी करानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर यहां भी 2000 की मल्टीप्लाई करा दूं तो यहां भी 2000 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। मैथ्स का रूल है, यहां पर 2000 की मल्टीप्लाई कराने के लिए यहां भी 2000 की मल्टीप्लाई। बातें सिंपल है। अब जरा इसका नामकरण कर लेते हैं स्टूडेंट्स, नामकरण इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने इसका नामकरण कुछ ऐसे किया, मैं अब ये सब कुछ हटा रहा हूं, रूम्स वगैरह लिखे थे ये एक्स्ट्रा में, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करना है, नामकरण करना है। मैंने इसको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक नाम दे देना है। इसका नाम दे देना है A11। समझ में आता है, थोड़ा सा इजी भी है, A11 समझना आसान है। इसका नाम दे देता हूं मैं A12, इसका नाम है A13, इसका नाम है A14, A1 नहीं सॉरी क्या कर दिया मैंने, A11, A12, उसके बाद A21, उसके बाद A22। अरे भाई ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। A11, A12, A21, A22 ऐसे अभी ले लिया नाम, बाद में इसको बदल भी देंगे, अभी नाम इतना ही, ठीक है। तो समझेंगे मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका नाम है A11, A12, A21, A22, ठीक है। यानी ये वैल्यू जो है इसका नाम A11 है, समझ में आता है। अच्छा, दूसरी वैल्यू जो है ये 400 बटे में 400, ये वाली, इसका नाम A21 है। ध्यान रखना ये वाला, ये यहां पर ध्यान रखना, मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। इसका नाम है हमारे पास क्या, A12, और इसका नामकरण क्या करा है हमने, A2, है ना। चलो, अच्छा इसका भी एक नाम होता है आउटपुट। आउटपुट का नाम जो है वो स्टैंडर्ड नाम है, वो याद रखना है। इसे X1 बोल देंगे और इसे X2 बोल देंगे। आई होप दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो इधर कर देते हैं एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इधर एडजस्ट कर देते हैं, इसको X1 का नाम दे देते हैं और इसको X2 का नाम दे देते हैं। सिंपल है, क्लियर, ठीक है। अभी मैंने कहा ये 1000 क्या था, जरा बताइए 1000 क्या था, 1000 X1, तो यहां पर X1 से मल्टीप्लाई हो गई है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो किससे मल्टीप्लाई हो गई है, किससे मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पर, यार मल्टीप्लाई अच्छा सा नहीं लगता, थोड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो गई है, 1000 मतलब कि X1 से। यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो गई है, यहां पर 2000 यानी कि X2 से। यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो गई है, यहां पर हो गई है X2 से। तो मल्टीप्लाई भी समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी एक कंडीशन है, ये सब मैं रब करने वाला हूं और इसे कॉपी भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इसे कॉपी मत करना, वीडियो है वापस चला के देखिएगा। मैंने कहा कि ये सारी कंडीशन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि किसका क्या मतलब होता है, बटे में क्यों आया, इसका क्या मतलब, इसकी एक्चुअली सिंबॉलिक वैल्यू मैंने रख दी है। और मैंने आपको बताया भी था अभी जब मैं इसका हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट्स बता रहा था, तो उसके अंदर एक इक्वेशन दे रखी थी, मैंने कहा बहुत कुछ कंजस्टेड हो रहा है। मैंने कोशिश करी थी बच्चों को जनरली तो समझ में नहीं आता है, और मैं हमेशा उस बच्चे को पढ़ाता हूं जो हमेशा लोअर होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, वो कहेंगे सर क्या बता रहे हो, कोई बात नहीं, स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, फास्ट फॉरवर्ड कर लो, डबल स्पीड पर देख लो। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज आ जाएगी, तो उसे देखते रहो, देखने से कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका मिलेगा बहुत कुछ। तो देखिए अभी मैं इसे रब करने वाला हूं और मैं इसमें से कुछ बातें बचा लूंगा, लिखने की जगह हमारे पास कम होती है तो हम इसे रब कर देते हैं और इतनी जगह बना देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो मेरे को अभी लिखनी है। हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है।
इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन पहले मैं लिखूंगा। क्या है वो कंडीशन? वो बेसिक कंडीशन है कि इंटरनल कंजम्पशन प्लस कंज्यूमर डिमांड इज इक्वल टू होता है टोटल आउटपुट। क्या समझ में आया? बहुत बेसिक बात है। इंटरनल कंजम्पशन मतलब कि देखो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दो ही सेक्टर्स थे, इन्होंने अपने आप कंज्यूम कर लिया, अपनी चीजें खुद ही कंज्यूम कर ली, ये इंटरनल कंजम्पशन कहलाएगा। फिर कंज्यूमर डिमांड, इसे एक फाइनल डिमांड बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है उन्होंने डिमांड करी, ये जोड़ दिया इनके इस वाले कंजम्पशन में, इस वाले डिमांड को जोड़ दिया, इज इक्वल टू टोटल आउटपुट मैंने लिखा। अब समझ लें, इंटरनल कंजम्पशन जिसे मैं 300 बोल रहा था, 300, अब 300 को 300 नहीं लिखना बेटा। अब 300 को क्या लिखना है, जरा इधर देखो, जरा गौर से देखो क्या लिखना है, बड़े चालाकी से लिखना है। लिखना है 300 बटे में 1000 मल्टीप्लाई 300। भाई एक ही बात तो लिखिए, मैथमेटिकली तो एक ही बात लिखिए कि नहीं लिखिए? बिल्कुल लिखिए। मैं इसको भी नहीं लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा ये, यानी कि A11X1। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? A11 कौन है? A11 है ये 300, लेकिन इसको लिखा किस तरीके से? देखो, लिखा है 300 बटे में 1000 मल्टीप्लाई में 1000। तो देखो इस तरीके से लिख दिया, क्लियर समझ में आता है? प्लस अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे है आपके सामने 600। देखो 300 के बाद 600, तो 600 कहां मिलेगा आपको? 600 मिलेगा यहां पर। देखो 600 अपॉन 2000 इंटू 2000 था ना, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, प्लस का 600 डिवाइड बाय 2000 इंटू में 2000, और मैं इसे ऐसा भी लिखूंगा कि A12 मल्टीप्लाई बाय X2। समझ में आता है? ये आपके पास हो गया इंटरनल कंजम्पशन, ये भी इंटरनल और ये भी इंटरनल कंजम्पशन। इंटरनल कंजम्पशन प्लस कंज्यूमर डिमांड। तो कंज्यूमर डिमांड क्या है? ये आपके पास कंज्यूमर डिमांड है, इसका नामकरण कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका नाम D1 रख देते हैं और इसका नाम D2 रख देते हैं। तो मैंने यहां पर लिखना है ये प्लस D1, यहां पर भी कंज्यूमर डिमांड D1 है, तो यहां पर मैं D1 लिख दूंगा, यहां पर संख्या लिख देता हूं 100, तो D1, यानी कि इसका मतलब हो गया, अगर इसे कट करेंगे तो 300 आएगा, इसे कट करेंगे तो 600 आएगा और 100। 300 प्लस 600 प्लस 100 बराबर कितना हुआ था? 1000। तो स्टूडेंट ऐसे ही ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? X1। भाई यही तो था आपके पास X1। कितना आसानी से समझ में आ गया ये इक्वेशन कैसे बनी? बहुत आसान है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर नहीं अभी भी आपने समझने की कोशिश करी तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ स्किप नहीं हुआ। जो स्टूडेंट इसे नहीं समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, टेंशन नहीं लेना, ये बहुत आसान है। एग्जाम में भी यही करना है। ये जितना भी फालतू का ड्रामा मैं कर रहा हूं ना, ये एग्जाम में नहीं करना। हाँ, लेकिन जरूरत बहुत पड़ेगी। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ये टाइप 1 है स्टूडेंट, मैं 2 वीडियोस बना हुआ है, ये टाइप 1 है, इसमें ऑलरेडी टेबल पे सब कुछ दे रखा है, सीधा सीधा करो आंसर आएगा। लेकिन अभी टाइप सेकंड आएगी, इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। उसमें आपको यहाँ स्टेटमेंट जो लिखी है ना, इसी स्टेटमेंट में ये सारी वैल्यूज भी दे रखी होगी। तो पहले उन वैल्यूज को पढ़ के टेबल बनाना होगा, आफ्टर दैट उसे फिर सॉल्व करना होगा। तो टेबल बनाने के लिए ये दिमाग में आपके होना ही चाहिए, इसलिए थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो पहली इक्वेशन बनके तैयार, समझ में आती है? क्या इसी मैनर में हम सेकंड इक्वेशन भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। देखो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 400 कहाँ हमारे पास ये, तो लिखेंगे 400 अपॉन में 1000 इंटू में 1000 प्लस का क्या था हमारे पास आगे क्या है 1200, तो 1200 के लिए 1200 अपॉन में 2000 इंटू में 2000 और प्लस का डिमांड क्या दे रखी है आपको? डिमांड में दे रखा है आपको 400 बराबर कितना है 2000। चलो चेक करते हैं, इससे कट जाएगा, वैसे तो इससे कट जाएगा, हमें नहीं काटना है, हमें तो इसकी पूरी वैल्यू पता है। क्या है हमारे पास? इसकी पूरी वैल्यू है क्या? आपको 400 दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है A21X1 प्लस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके सामने? A22X2 प्लस का इसकी वैल्यू है D2 बराबर में X2। ये मैं हाईलाइट करूंगा आपके लिए, ये इक्वेशन को बचा लेंगे, बाकी को कर देंगे रब, बाकी का काम हो गया फिनिश। यहां तक पहुंच गए हम। अब समझ में आया ये इक्वेशन बनाना कितना अच्छा था? ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? ये है लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स। क्या है?
ये और ये है लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। इस लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाना है? मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। तो चलो मैं बताता हूं मैट्रिक्स की फॉर्म में कितना आसान है इसे बनाना। लेकिन आपको लगेगा कि रट क्या है सर, लेकिन मैं कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाऊंगा। मैंने बताया था ना कि कैसे लीनियर को मैट्रिक्स बनाया जाता है या मैट्रिक्स को लीनियर बनाया जाता है। इसकी कंक्लूजन एक वीडियो मैंने बनाई थी, कंक्लूजन मैट्रिक्स के नाम से थी, और वो वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर डाउट है, वरना तो जरूरत नहीं उसे देखने की, मैं यही बता दूं। देखिए ए मैट्रिक्स, पहले तो एक्स मैट्रिक्स क्या मानी जाएगी? x1 x2 यानी कि टोटल आउटपुट। फिर ए मैट्रिक्स क्या मानी जाएगी? यहां पर ए मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा दिखेगा, a11 a12 a21 a22। ठीक है, समझ में आता है। फिर डी मैट्रिक्स क्या मानी जाएगी? डी मैट्रिक्स मानी जाएगी d1 और d2। चलो मैंने कहा ये मैट्रिक्स मानी नहीं है, ये मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को। कैसे सेटिस्फाई करेगी सर? देखो आपके सामने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का डी। ये जो बात मैंने लिखी है ये मैट्रिक्स में है, और ये जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी है स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशंस, ये देख लीजिए, ये और ये लीनियर की फॉर्म में है, दोनों एक ही है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा, चलो चेक करते हैं। इस x की जगह मैं लिख सकता हूं x1 x2, इस a की जगह लिखा जा सकता है a11 a12 a21 a22, और इस d की जगह लिखा जा सकता है d1 अपॉन और d2 अपॉन। नहीं समझ में आता है? अब जरा सॉल्व कर। अच्छा एक और चीज रह गई भाई, एक और चीज रह गई, ये x को रह गया, इसकी जगह क्या है? x1 और x2 प्लस का d1 और d2। अब समझ में आता है। जरा इसको फिर से सॉल्व करिएगा। रो की मल्टीप्लाई कॉलम, और ये आपको आना ही चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा? a11 x1 a11 x1 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इसमें a12 x2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a21 x1 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a22 x2। आप जरा इसमें इसे जोड़ दीजिए d1 और d2 को। अब मैं नहीं कराऊंगा आगे, जरूरत भी नहीं कराने की। जरा कंपेयर करिए, ये प्लस ये दोनों जुड़ेगा, और किससे कंपेयर हो रहा है? x1 से। देखो x1 से कंपेयर हुआ है क्या? ये संख्या प्लस ये संख्या, देखो ये संख्या प्लस ये, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही? यानी कि अगर आप इस लीनियर में कैसे पहुंचे लीनियर के पास, तो मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले प्रैक्टिकली बताया, फिर वैल्यू रखी, फिर पहुंचे इस लीनियर के पास, इस लीनियर से पहुंचे इस मैट्रिक्स के पास, और मैट्रिक्स के बाद हमारा काम फिनिश हो जाता है। समझ में आ गया? लेकिन आप तो डायरेक्टली इधर पहुंच गए, तो डायरेक्टली पहुंचेंगे, इसे पहले रब कर लेते हैं। तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ कि हमने ये डिवाइड क्यों किया, और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले सेक्शन में चले जाते हैं। हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन मिला, याद रखिएगा, हमें ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, हमें सीधा सीधा लिखना है। हमें इसके सॉल्यूशन में ऐसा लिखना है कि a इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स में क्या लिखना है? पहले इसका 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 या तो टोटल दे रखा होगा या फिर नहीं, मैंने खुद किया है, अगर दे रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वही लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? 300, ये क्या है आपके पास? ये कंजम्पशन था 300, और अपॉन में हमारे पास टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है? 1000। ऐसी एग्रीकल्चर को कितना कंजम्पशन करना है? 400 उसका कंजम्पशन था, और डिवाइड बाय टोटल कितना प्रोड्यूस किया? 400 को कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस कितना करना पड़ा हमें? 1000। इसी तरीके से अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं, इस सेक्टर में कितना कंज्यूम था? इसमें कंजम्पशन था, सॉरी ये वाला इंडस्ट्री, कितना कंजम्पशन था? 600, और कितना प्रोड्यूस करना चाहता है ये? 2000, और यहां पर कितना कंजम्पशन था? 1200, और कितना प्रोड्यूस करना चाहता है? 2000। इसको मैं और अच्छे से लिखना वाला हूं, यहां पर a लिखूंगा मैं, और a में लिखूंगा 0.3 0.6 0.4 और 0.6 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 0 से 6 नहीं 12, 6 से तो आएगा। हाँ ठीक है, तो फिर यहां गलत कर दिया मैंने, यहां पर फिर तो दिया 6 0.3 आएगा। सही कर रहा हूं ना?
2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 तिया 6 और 3 आएगा, फिर 2 6 12, ठीक है, ये 400 तो 300। तो समझ में आ गया, ए समझ में आ गया स्टूडेंट, आपको ए समझ में आ गया, क्लियर था। अब बात करते हैं आगे। आगे आएगा हमारे पास क्या है, आई है ना, आई नहीं डी, डी जो है हमारे पास, डी जो है डिमांड है। अब डिमांड जो है हमारे पास कौन सी है, क्या हमें वो पुरानी वाली डिमांड लिखनी है, ना जी ना, हमें तो नई डिमांड मिली है, पुरानी डिमांड की हमें क्या ही जरूरत है। हम जो अभी हमने जो इक्वेशन बनाई उसमें डी की जगह रिप्लेस करके नया डी भी तो आ सकता है, तो हम नया ही लिखेंगे। हम यहाँ पर डी की वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास 200 और 8, ये डी आ गया। उसके बाद x क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा x1 और x2। इस तरीके से हमने कंप्लीट एक सिचुएशन बनाई, इसमें a है, नई डिमांड है, फाइनल डिमांड, और x1 x2 आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका यहाँ डिवाइड करके ही आया है, मैंने अभी से जरूरत नहीं है, इसे मैं रब कर दूंगा। अब यहाँ कुछ बातें समझनी है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू ax प्लस का d लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो x माइनस का ax इज इक्वल टू d होगा, और x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस का ax, x कॉमन ले लिया, 1 माइनस का a इंटू x। अब जरा दिमाग लगाओ सर, 1 तो एक स्केलर है और a एक मैट्रिक्स है। अगर कोई स्केलर अगर घटाया जाए या फिर जोड़ा जाए किसी मैट्रिक्स के साथ, तो अगर बेसिक नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूं, उस स्केलर को पहले मैट्रिक्स बना देते हैं। जैसे कि मैंने कहा 2 को अगर मैं जोड़ना चाहता हूं 1 2 3 4 के साथ, तो बहुत सिंपल है, इस 2 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 प्लस का 1 2 3 4, उसके बाद मैं लिखूंगा इस 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखना स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी कि 1 0 और 0 1। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट निकालता हूं इसका 1 0 0 1, तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 1 माइनस 0, दिस इज 1, यानी 1 इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन यही होता है। तो जो भी स्केलर था 2 था बाहर लिखा, मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, 1 को मैट्रिक्स बनाए, अब इसकी मल्टीप्लाई करा के जोड़ सकते हैं। अगर आपने छोटी क्लास में ये चीज स्किप कर दी तो अभी सिखा दी मैंने, ठीक है। तो आपको पता लगा कोई भी स्केलर को मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन भी तो होती है। भाई मेरे दिमाग में होती थी जब मैं पढ़ता था, ऐसी ऐसी चीजें मैं कंफ्यूज हो जाता था। ज्यादातर जो किताबों में है वो लिखा हुआ है कि x कॉमन ले लिया, यहाँ i छोड़ दिया। i कैसे छोड़ गया भैया, x कॉमन लेंगे तो 1 छूटेगा। 1 एक स्केलर है, उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा i। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। हम इस पूरे कंडीशन को नहीं लिखने वाले, हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, बिकॉज i माइनस का a इंटू x इज इक्वल टू d, देन x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा i माइनस का a की पावर -1, यानी कि इनवर्स, और इंटू में d। तो फाइनली ये याद रखना है, यानी कि आपको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए और i पता होना चाहिए, जो कि 1 0 0 1। ये सारी वैल्यूज आपको, अच्छा ये कैसे निकला अभी बताया, इसको उससे डिवाइड किया, इसको भी उसी से डिवाइड किया, इसको ये वाली वैल्यू जो है इससे डिवाइड किया, इसको भी उसी से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद a मिल गया। d कहां से आया सर, क्वेश्चन में मिलेगा फाइनल नंबर। x1 x2 मान लिया जाएगा, i मान लिया जाएगा, ये तो होता ही है हमारे पास। तो हमें इस सब को हटा के सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां से a इनवर्स निकालना है, d हमारे पास है, x हमारे पास है, बहुत आसान है। i माइनस a कर लेते हैं पहले, तो i है 1 0 0 1 और a है आपके पास 0.3 0.3 0.4 0.6। चलो घटा देते हैं भैया, i माइनस का a हो जाएगा, 1 में से 0.3 घटाएंगे 0.7, 0 में से 0.3 घटाएंगे -0.3, 0 में से 0.4 घटाएंगे -0.4, 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का नहीं आएगा, प्लस आएगा, 0.4 आएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये है वो डायग्राम, दिस इज कॉल्ड डायग्राम। मैं इसको नामकरण कर देता हूं, इसका ai माइनस का a बराबर नामकरण करते हैं a11, देखो कैपिटल में लिख दिया है, पहले स्मॉल में लिखा था जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, a11 a12 a21 a22। बुक्स वगैरह में नाम अलग हो सकता है, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि अभी मैंने इसी क्वेश्चन में एक एग्जांपल लिया, उसमें मैंने a11 इस एलिमेंट को माना है, ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट है, तो मैंने इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया, a11 कैपिटल में लिख दिया।
यहां इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों वैल्यूज के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन में जरूर लिखूंगा, उसको जरूर नोट करिएगा। ये नोट कर लेना चाहिए था आपको। कंडीशन क्या है, कंडीशन समझेंगे। कंडीशन है, उसे मैं लिखूंगा शायद ये वाली इक्वल होती है वैल्यू, तो हॉकिंस साइमन कंडीशन। अब हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉकिंस साइमन कंडीशन जो है वो कंडीशन होती है कि जो ये मैट्रिक्स है, देखेंगे A11 एंड A22, अगर यहां पर A11 A22, अगर 3x3 की मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा तो A11 A22 A33 है ना, तीसरा भी आ जाएगा। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। क्या ये दोनों पॉजिटिव है, देखो ये दोनों पॉजिटिव है भैया। अच्छा इसमें से कटा है नेगेटिव, भाई मैंने लिखा नहीं, सॉरी, ये लिख लेना भाई, कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे भी। माइनस का 0.4, ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव, इसमें नहीं, इसमें ये दोनों के दोनों पॉजिटिव। घटाने के बाद ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि A11 A122 जो है ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब मैं, हाँ एक कंडीशन ये, और एंड पॉजिटिव तो होना चाहिए, एंड A11 लेस देन होना चाहिए 1 से, A22 सॉरी लेस देन होना चाहिए 1 से। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये दोनों की दोनों वैल्यू 1 से छोटी भी होनी चाहिए। तो देखो दोनों 1 से छोटा भी है और दोनों पॉजिटिव भी है, हर क्वेश्चन में ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। और अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती तो फिर नेट प्रॉफिट नहीं बनेगा, याद रखना, वो कंडीशन ही जो है वैल्यूएबल सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल ये दोनों कंडीशन होगी। अब दूसरी केस क्या है, दूसरा केस है अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल, डिटरमिनेंट इस तरीके से डिटरमिनेंट, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। वैसे लिखा है, अगर इसकी कंडीशन को मैंने जो बताया था, इट शुड बी पॉजिटिव, हाँ ऑफ कोर्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमारे में हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो फिर कंडीशन में प्रॉफिट की कंडीशन ही नहीं बनेगी, प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा। फिलहाल ये ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A11 A12 को हम अगर कॉमन नाम दे दें I को दें से, तो ये कंडीशन 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी। इसका शॉर्टकट ये है, कैसे भी बनाओ मत किया। ठीक है, हमने चीजें क्लियर कर ली, आपने ये लिख भी लिया होगा, मैं इसे रब करूंगा, जगह चाहिए मुझे। साइमन हॉकिंस कंडीशन क्या कहती है, वो कंडीशन ये कहती है कि ये दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। और जब इसका डिटरमिनेंट निकालें, जो कि मैं ऐसे निकालने वाला हूं, I - A का डिटरमिनेंट जो कि होता है क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसमें राइट में 7 चौक 28 0.28 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई माइनस 3 चौक 12 यानी कि 0.12 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा 0.0 और ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव है, सो वेरीफाइड है। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या करा, हमने इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं यहाँ लिख दूंगा, आपके सामने है I - A का इनवर्स का फॉर्मूला 1 में I - A का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ I - A। ये आपको नहीं पता है तो बता दिया मैंने। अच्छा इसे कैसे निकालेंगे, I - A का इनवर्स इज इक्वल टू 1 इसका डिटरमिनेंट कितना था 0.16 और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, एडजॉइंट देखो ये I - A की मैट्रिक्स थी, एडजॉइंट निकालने का तरीका बता रहा हूं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स को स्किप कर दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को नीचे ले आइए, यानी कि 0.4 और 0.7 क्या है कि मेन जो डायगोनल्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स को, एलिमेंट जो है कोफिशिएंट, इनको स्किप कर दीजिए, बनेंगे इंटरचेंज और इनके सिर्फ निशान बदलेंगे, इनके सिर्फ साइन चेंज होंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0.3 पॉजिटिव का और ये हो जाएगा 0.4 पॉजिटिव का। याद रखिएगा, फिर से चाहे पीछे जाके इस बात को समझिए, इनके एलिमेंट्स स्किप होंगे और इनके सिर्फ निशान बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस, इनके कोई निशान नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, यानी कि ये वैल्यू आ चुकी है, डी से मल्टीप्लाई करते ही मेरा आंसर है, तो मैं करके दिखाऊंगा, यहीं पर ही मैंने लिखा x इज इक्वल टू
आई माइनस का ए का इनवर्स इंटू डी, तो ये आ जाएगा x1 x2। जो अब मेरे पास ग्रॉस आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1/0.16 इन ये वैल्यू। उसके बाद है आपके पास ये वैल्यू 0.4, 0.3, 0.4 और 0.7। और स्टूडेंट्स इसके साथ डी फॉर डिमांड, डिमांड की वैल्यू कहीं है, ये रही डिमांड, न्यू डिमांड आएगी 200 और 800। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं भाई 0.16। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 होता है ना, और एक ही जीरो लगेगा, एक तो हट गया, प्लस का निशान, 3 8 24 होता है, एक जीरो जरूर लगेगा। उसके बाद 4 दूनी 8 होता है, फिर उसके बाद 7 8 56 56 जीरो। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/0.16 मल्टीप्लाई बाय, है ना, आप पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटा के ऊपर 100 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है वैसे भी। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 24 और 60 300 320 320 और नीचे कितना जाएगा 560, तो 40 600 640 640। आप जब इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आएगा आपके पास 320 मल्टीप्लाई बाय 100/16 और 640 मल्टीप्लाई बाय 100/16। सॉल्व करिए, 16 दूनी 32 होते हैं, 20 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौके 64, है ना, 40। तो फाइनल आउटपुट, फाइनल देखो वो दिख रहा होगा बोर्ड पे, फाइनल इसका आंसर आया, मैं यहां लिखूंगा बिल्कुल क्लियर करके कि आपके पास x1 और x2 की वैल्यू आई है, आपके सामने ऊपर आई है 2000 और नीचे आई है 4000। x1 की वैल्यू 2000 और x2 की वैल्यू 4000। समझ में आती है? आप यहां लिख सकते हो आप x1 = 2000 और x यूनिट, ये इसका फाइनल आंसर, x2 = 4000 यूनिट्स। तो जो आंसर था हमारा पहले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल आउटपुट 2000 और 1000 और 2000 था, अब आउटपुट हो गया है 2000 और 4000। पहले आपके पास फाइनल डिमांड 100 और 400 थी, अब 100 का दुगना 200 डिमांड थी, 400 का दुगना 800 डिमांड थी, तो ऑफ कोर्स टोटल आउटपुट भी क्या हो गया है 2000 और 4000। लेकिन याद रखना ये मैंने ऐसा आसान से, देखो एक बार कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। तो अगर आपने समझ लिया है ये क्वेश्चन, तो आपने ये भी समझा होगा कि हम इस सीरीज को जो कर रहे हैं ये एक कंप्लीट सीरीज है, कंप्लीट कोर्स है, ये कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, ये कोई पॉपुलर करने के लिए कि बहुत अच्छे व्यूज आ जाएंगे, इसके लिए वीडियोस मैंने नहीं बनाई है। मैं अपने बच्चों को बहुत ही दिल से और डिटेल में पढ़ाता हूं, ताकि कोई भी बच्चा, अभी तो फिलहाल ये यूट्यूब का हमारा एक माध्यम है, लेकिन मैंने ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाया है तो वो बच्चे मुझे आज भी जानते हैं। याद रखिएगा, मैं जो 2005 से लेकर अब तक इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं कि जितने भी बच्चे पढ़े हैं मेरे पास, वो सबकी शक्लें देख के पता लग जाता था कि इस बच्चे को कम समझ में आया। मैं बार बार रिपीट करके उसे समझाया जाता है। इंटेलिजेंट तो अपने आप ही समझ जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप में से जो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए एक्सरसाइज बनती है। जो बहुत अच्छे से जानते हैं वो कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक, और बुक में से क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। आपसे अगर क्वेश्चन हो जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आंसर मैच कर जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मैं आपको अभी इंटरैक्ट नहीं कर सकता कि मैं आपकी कैलकुलेशन बताऊं, लेकिन अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मुझे मेल करके वो क्वेश्चन बता सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, सुन लीजिए मेरी बात, आप ये उम्मीद मत रखिए। वो क्वेश्चन ही अजीब है, आपके पेपर में आया है, प्रीवियस से पेपर में आया, अजीब सा है वो क्वेश्चन, ऐसा है ही नहीं कि सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे मेल करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिए इस वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन पे मैं इस टाइप की एक्सरसाइज दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में होगा, आप उसे क्लिक करके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना, और उसमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ ऐसा मिल जाएगा, इसकी एक्सरसाइज है। फिर मैं उसी क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, या फिर ऐसा करूंगा, मैं पीडीएफ बनाऊंगा, सीधी सीधी वीडियो पे क्लिक कर लेना। मैं वीडियो में सबसे पहले आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, आपको वो क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करना है, और जब आपसे हो जाए या ना हो तो स्टेप बाय स्टेप मैच करने हैं आपको, देन उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व वीडियो दे दूंगा, 4 5 6 क्वेश्चंस मैं आपको सामने दूंगा, जितने भी 2 होंगे 3 होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे वो क्वेश्चन अच्छे लगने चाहिए।
अगर मुझे अच्छे कैसे लगेंगे, मुझे फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरे लिए कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता ना ही आसान होता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो मैक्सिमम चीजें कवर होती है कि नहीं होती है। अभी तो मैंने ये 2x2 का क्वेश्चन कराया, अभी 3x3 का भी कराऊंगा, तो वो आपको कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपने मुझे मेल किया होगा और ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगेगा ये बहुत जरूरी क्वेश्चन, ये तो मेरे इस टॉपिक से छूट गया, तो मैं क्या करने वाला हूं, उसकी भी एक वीडियो बना के और सेम उसी एक्सरसाइज में आगे फर्दर कंटिन्यू कर दूंगा। तो आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कोर्स लेना आपके लिए कंपलसरी है, ये ज्वाइन करना जरूरी है। ज्वाइन करोगे तो आपको आगे की वीडियोस अच्छे से डिटेल में मिलेंगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई चीज समझ नहीं आई या फिर अच्छी लगी तो कौन सा सेक्शन अच्छा लगा, क्या चीज अच्छी लगी या क्या अच्छी नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ज्यादा लंबी वीडियो है ऑफ कोर्स मैं जानता हूं, लेकिन पढ़ाई ऐसी ही होती है, पढ़ाई इससे ज्यादा टिपिकल होती है। इस एक पॉइंट को सीखने के लिए कितने सारे लेक्चर्स दिए होंगे, अभी तो एक वीडियो में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो टेबल बनाई हुई है, ये टेबल पहले आपको बनानी पड़ेगी, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है, टिपिकल सी स्टेटमेंट होगी, उलझाई हुई बड़े से एकदम स्टेटमेंट्स होगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे का सेक्शन आसान है, लेकिन ये यहां तक का समझना जरूरी है। और अभी भी अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है तो मैंने पहले भी बोला था स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि पेन कॉपी लेकर एक एक चीज को डिटेल करके लिखिए, एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही वीडियो से आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए। नहीं आई है दोबारा से देखिएगा वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड पे चलते हैं और डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाइएगा। उसके अलावा मैं उन बच्चों के लिए भी बता दूं जिनके लिए, जैसे ये कोर्स जो है ये स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है। अगर आपका कोर्स डिस्क्रिप्शन पे है, मेरी प्लेलिस्ट पे भी है, चैनल पे जाके देखेंगे आप। अगर आपका कोई भी कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, आप बीकॉम ऑनर्स में हैं, या फिर और किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट में आप कर रहे हैं कोर्स और उसमें ये टॉपिक है, लेकिन मेरे प्लेलिस्ट में आपका वो कोर्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे, वहां मैंने मेल आईडी मेंशन कर रखी है। आप उस मेल आईडी पर मुझे जो मैंने डिटेल मांगी है, आपका नाम, नंबर, किस यूनिवर्सिटी से, किस स्टेट से है, और डिटेल में लंबा सा मैसेज करके मुझे भेजिएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं, एग्जाम। अगर आप कहते हैं सर हमारा नेक्स्ट वीक एग्जाम है, पूरा कोर्स बना दीजिए, तो एक हफ्ते में क्या पॉसिबल है मेरे लिए कोई कोर्स तैयार करना? तो अगर एग्जाम्स 4 महीने या 6 महीने बाद होगा, 4 महीने तो मैं मिनिमम मानता हूं, 4-6 महीने बाद होगा, आपने मुझे बताया है, तो मैं कोशिश करूंगा आपके रिगार्डिंग कोर्स की, आपकी यूनिवर्सिटी जो आपके स्टेट की यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ेगा, कोई इग्नू यूनिवर्सिटी का पढ़ेगा, कोई अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रहते हैं और पढ़ रहे हैं और उसमें आपका जो यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है, अगर आप मुझे डिटेल पीडीएफ की फॉर्म में भेजेंगे तो मैं उसे पहले समझूंगा। जो जानकारी आपकी नहीं होगी वो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट भी कर सकता हूं।